अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और आज आपका पेपर 2 की हम पहली बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी आप जानते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ नोन एज बायोलॉजी। और ये आपने 9-10 में भी पढ़ा होगा, 11-12 में भी पढ़ा होगा। द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी से क्या मतलब है? तो माइक्रो के लफ्ज़ का मतलब है द ऑर्गेनिज्म विच आर माइक्रो इन देयर साइजेस। माइक्रो ये एक साइज़ की स्पेसिफिक टर्म है। तो जो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो इन साइज़ हैं उनकी स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये जो माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर है ये आपका पेपर 2 में आएगा और ये बहुत एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है। इसको ज़रूर और ज़रूर पढ़ें, मतलब जो है ना इस पर फोकस करना है आपने। इसमें माइक्रोब्स कौन कौन से हैं? बेसिकली बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, आर्चीबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ है, रिकेट्सी है, ये सारे माइक्रोब्स हैं। इन सब की स्टडीज़ आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर इसी माइक्रोबायोलॉजी में आप वैक्सीनेशंस कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। इसी माइक्रोबायोलॉजी में आप माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर भी पढ़ेंगे। अच्छा, फिर इन बैक्टीरियाज, इन माइक्रोब्स को कल्चर कैसे किया जाता है, इनको डिटेन कैसे किया जाता है, इनको किल कैसे किया जाता है, इम्यूनोलॉजी क्या होती है, वैक्सीन, और ये सारा का सारा आप इस माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट आपका जो है सब्जेक्ट है, इसको फोकस भी ज़रूर करना है। और थोड़ी सी चीज़ें इसमें डिफ़िकल्ट आएंगी लेकिन आपने परेशान नहीं होना। चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे तो चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है जी, चलें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एक बात याद रखिएगा कि माइक्रोबायोलॉजी के बग़ैर फार्मेसी इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो लाजिम माइक्रोबायोलॉजी जो है वो आपने फोकस करनी है। द फर्स्ट चैप्टर इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। माइक्रोबायोलॉजी जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। नंबर 1 माइक्रोन, नंबर 2 बायोलॉजी। माइक्रोन का मतलब है स्मॉल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और बायोलॉजी का मीन है द स्टडी ऑफ लाइफ। तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या समझ आता है? द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। नीचे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एक्टिविटीज़। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी और उसकी एक्टिविटीज़ की स्टडी, कैसे रह रहा है, कैसी रिप्रोडक्शन हो रही है उसकी, कैसे अटैक करता है, डिजीज़ कॉजिंग क्या फैक्टर हैं उसके, ये सारी उसकी एक्टिविटीज़ हैं। तो इनको स्टडी करना, उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे अभी रिसेंटली कोविड-19 पेंडेमिक था, तो कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन के बारे में बहुत आपने सुना होगा। तो कोरोना वायरस बेसिकली एक वायरस है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, फिर उसने अटैक किया पूरे ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, एक डिज़ीज़ कॉज की जिसे हमने कोरोना वायरस डिज़ीज़ का नाम दिया, और फिर उसकी हमने वैक्सीन्स बनाई जो हमने लगाई। अच्छा, इसके लिए कैसे किया हमने? सबसे पहले वायरस को स्टडी किया कि वायरस है क्या, ये इसकी एक्टिविटीज़ कैसे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाता है, और बॉडी से फिर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्प्रेड कैसे होता है। अच्छा, जाके डिज़ीज़ कैसे कॉज करता है, ये सारी हमने स्टडीज़ की। उसके बाद फिर हमने जब वैक्सीन्स डेवलप की, वो भी माइक्रोबायोलॉजी के अंडर जब ये स्टडीज़ हुई, फिर इसको किल करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल, जो आपका पहला चैप्टर था, फार्मास्यूटिकल्स को हमने मिला के, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो सारी फार्मास्यूटिकल्स में होंगी, तो उसके अंदर हमने वैक्सीन्स डेवलप की। तो वैक्सीन आज हम लगा रहे हैं और हम लोग सेफ़ हैं और इस पेंडेमिक से निकलते भी चले जा रहे हैं। नीचे है, इट इज़ अ कंसर्न विद फॉर्म, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन,
फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। मतलब माइक्रोबायोलॉजी जो है वो इस बात का कंसर्न करती है, कंसर्न होता है किसी चीज़ से कोई मतलब होना, मकसद होना, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जो मकसद है वो ये है कि वो उसकी फॉर्म की स्टडी करे, फॉर्म मीन शक्ल, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करे, वो कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है इसकी स्टडी करे, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसके जिस्म की फिजियोलॉजी क्या है उसकी स्टडी की जाए, उसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म से मिलकर बनता है मेटाबॉलिज्म, तो वो मेटाबॉलिज्म कैसे कर रहा है इस चीज़ की जो है ना वो मकसद देखा जाए। और फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब, फिर उसकी एक पहचान क्या है माइक्रोब की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ये देखा जाए। ये सारा कुछ कौन देखेगा, माइक्रोबायोलॉजी देखेगी। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर, इसमें यह भी स्टडी की जाएगी कि उसकी पूरे के पूरे नेचर, नेचर मीन कुदरत के अंदर, इस एनवायरनमेंट के अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देयर रिलेशन टू ईच अदर एंड टू अदर लिविंग थिंग्स। अब ये पढ़ ले, फिर मैं इस पूरे लाइन का आपको मकसद बताता हूँ। पहला तो ये है कि इस कुदरत, इस एनवायरनमेंट के अंदर उसका रिलेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसे रह रहा है, कैसे फैला हुआ है, देयर रिलेशनशिप टू, एक दूसरे के साथ उसके मामलात क्या हैं, मतलब एक जानवर जो है वो दूसरे के साथ क्या मामलात, रिलेशनशिप रखता है। द बेनिफिशियल एंड डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट ऑन मैन, उसके फ़ायदेमंद या नुकसान पहुंचाने वाले, इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाले या इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले क्या इक़दामात हैं। एंड द फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, अब उसमें फ़िज़िकल चेंजेस क्या हैं और केमिकल चेंजेस क्या हैं। दे मेक देयर एनवायरनमेंट, और वो अपने एनवायरनमेंट में फ़िज़िकल और केमिकल क्या चेंजिंग लेके आ रहा है, ठीक है। ये सारा का सारा जो स्टडी होगी ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होगी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस एनवायरनमेंट में रहता है, ठंडे एनवायरनमेंट में रहता है, गर्म में रहता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वो फैलता कैसे है, कहाँ कहाँ फैलता है, कहाँ कहाँ रहता है, ये सारा देखा जाएगा। फिर वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, फिर उसके एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है, फिर उसका फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या है, फिर उसका एनवायरनमेंट में रहते हुए इंसान के लिए फ़ायदेमंद और नुकसानदेह क्या क्या उसकी जो है ना वो चेंजेस हैं। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन वो ये भी है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच दैट डील विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ डील करती है, एंड देयर इफेक्ट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और फिर ये देखती है कि उनके दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट है। ये क्या है, दूसरी डेफिनेशन है माइक्रोबायोलॉजी की। अब माइक्रोबायोलॉजी की हमने दो डेफिनेशन पढ़ी यहाँ पर, और माइक्रोबायोलॉजी का मकसद पढ़ा कि माइक्रोबायोलॉजी हम लोग में माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या स्टडी करते हैं। अच्छा, बायोलॉजी तो मैंने आपको बताया कि माइक्रोबायोलॉजी दो लफ्ज़ों से मिलकर बनाता है, माइक्रोब और बायोलॉजी। बायोलॉजी मैंने बता दिया स्टडी ऑफ लाइफ। अच्छा, माइक्रोब्स हम लोग बता रहे हैं कि माइक्रोब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो है कौन कौन से, माइक्रोब्स उनको कहते हैं। तो माइक्रोब्स होते क्या, ये नीचे हम पढ़ेंगे। माइक्रोब इज़ अ टर्म फॉर टाइनी क्रिएचर, माइक्रोब जो है एक ऐसी टर्म है जिसको हम बहुत ही टाइनी क्रिएचर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट इंडिविजुअली इज़ टू स्मॉल, जो कि अकेले इतने छोटे होते हैं, टू बी सीन विद अनएडेड आई, कि हम एक नॉर्मल आँख के साथ उनको नहीं देख सकते। उनको क्या कहते हैं, माइक्रोब्स। मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो साइज में इतने छोटे हों कि एक नॉर्मल आई के साथ उनको ना देखा जा सके, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोब्स। अब होते कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, वायरस, आर्ची, फंजाई, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, एक्सेट्रा, ETC। ये आपको 8-10 नाम बताए हैं। इसके अलावा बेशुमार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और भी मौजूद है, ठीक है। ये आपके हो गए माइक्रोब्स। अब यहाँ पे है थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल थ्राइव्स इन सुपर हॉट
a super acidic condition, the red stuff on the rock, this is an archibacteria. आर्ची बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो सुपर हॉट टेम्परेचर में रह सकते हैं और सुपर एसिडिक माहौल कंडीशन में रह सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आर्ची बैक्टीरिया। सुपर हॉट टेम्परेचर होता है 265 या 261 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, ठीक है। और सुपर एसिडिक मतलब वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो ना, जो एनवायरनमेंट वहाँ पर भी वो रह सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आर्ची बैक्टीरिया। अब हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है? हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ये है कि इन 1665 रॉबर्ट हुक नामी एक साइंटिस्ट था, ये इंग्लिश साइंटिस्ट था, इंग्लैंड का रहने वाला था, गेव डिसेप्शन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट यूजेस, जिसने माइक्रोस्कोप को डिसीव किया और उसके यूजेस बताए, बट ही डिड नॉट इन्वेंट इट, लेकिन उसने माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं किया था। फिर उसने क्या किया कि इसी माइक्रोस्कोप के ज़रिए एक स्लाइस लिया, स्लाइस मीन एक थोड़ी सी तह ली, और फिर उसमें कंपार्टमेंट बताए कि हर जो जैसे इंसान का मतलब उसने स्किन ली ना, तो स्किन का उसने जब बताया तो उसने कहा कि स्किन जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे हिस्से हैं, कंपार्टमेंट्स, उससे मिलकर स्किन बनी हुई है। अच्छा, इन कंपार्टमेंट्स को बाद में सेल का नाम दिया गया। The discoveries of Hooke and other scientists showed that microscope is an important tool for discover the secret of life. तो फिर जो रॉबर्ट हुक था उसकी स्टडीज़ और दूसरे साइंटिस्ट की स्टडीज़ ने ये बात बावर करवाई कि माइक्रोस्कोप जो है, जो मॉडर्न साइंस है, इसमें जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है इसमें माइक्रोस्कोप का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेवन हुक revealed his description of microorganism in 1670 by the invent of his simple and single lens microscope. 1617 में जो लेवन हुक था उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया, किसके ज़रिए? सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप के ज़रिए। In 1674 he called tiny microorganism as animalcules, which was a term used for microorganism by him. He outlined the structure detail of the familiar protozoan, paramecium and amoeba. He died in 1723. तो फिर ये जो लेवन हुक था ना, जिसने 1617 में 1670 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दरियाफ्त किया था। फिर 1674 में उसने इसका नाम एनिमल क्यूल्स रख दिया, ठीक है। उसने 1674 में एनिमल क्यूल्स नाम रख दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और कहा कि बहुत छोटे ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जो एनिमल्स की तरह के हैं, लेकिन वो नॉर्मल आई से नहीं देखे जा सकते। और लेटर ऑन फिर इसका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखा गया। और ये लेवन हुक साहब जो हैं ये 1723 में फोत हुए। अब आ गया स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। स्कोप क्या है माइक्रोबायोलॉजी का? स्कोप कहते हैं कि आने वाले वक्त में माइक्रोबायोलॉजी हमें किस तरह मदद देगी, आने वाले वक्त में माइक्रोबायोलॉजी के क्या फ़वाइद हम माइक्रोबायोलॉजी से ले सकते हैं, आने वाले वक्त में हमारा जो एनवायरनमेंट होगा, हमारा जो साइंस होगी, हमारी जो टेक्नोलॉजी होगी, उसको माइक्रोबायोलॉजी से क्या फ़वाइद होंगे, ये हम सारे के सारे पढ़ेंगे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में। The science of microbiology includes the study of microorganism, algae, bacteria, rickettsia, protozoa, fungi, yeast and viruses. उसने पहला तो ये कहा कि जो स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है ना, हम जो स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं इसमें हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि एल्जी है, बैक्टीरिया है, रिकेट्सिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, यीस्ट है, वायरसेस है। हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इन चीज़ों की स्टडी करते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इन चीज़ों की कितनी अहमियत है। जैसे अगर आप सिर्फ कोरोना वायरस की ही बात कर ले तो उसने कितना बड़ा पेंडेमिक क्रिएट कर दिया पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया को लॉकडाउन में डाल दिया। तो ये क्या है कि वायरस की माइक्रोबायोलॉजी मौजूद थी, उसने हमें वायरस की स्टडी करवाई और हम वैक्सीन लेके आ गए और इस पेंडेमिक से
निकलते चले जा रहे हैं। अगर माइक्रोबायोलॉजी ना होती, वायरस की स्टडीज़ ना होती, तो आज शायद हम पेंडेमिक से ना निकल पाते। सेकंड है विदाउट द हार्मलेस ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स मटेरियल टू सिंपल सब्सटेंसेस लाइफ वुड बी अनसर्टेन। अच्छा, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि कुछ ये वाले जो बैक्टीरिया और मुख्तलिफ वायरसेस वगैरह हैं, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ और यीस्ट वगैरह हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वो ख़त्म कर देते हैं। अगर वो उनको ख़त्म ना करें तो हमारे लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके घर के आसपास गाँव से जो है लोग वो भी ये देखते होंगे कि बाज़ औक़ात कुछ कौवा अगर मर जाए या कोई जानवर मर के गिर जाए, कोई पड़ा हुआ हो, तो आप देखेंगे कि एक दिन में वहाँ पर कुछ चींटियाँ वगैरह इकट्ठी होंगी और दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, और फिर वो चींटियाँ नहीं आएंगी लेकिन हड्डियाँ रह जाएंगी ना, गोश्त वगैरह चींटियाँ खा जाएंगी। अच्छा, वो हड्डियाँ भी कुछ दिन बाद जो ना ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। उनको कौन खा रहा है भाई? यही जो हमें नज़र नहीं आ रहे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोज़ोआ, यीस्ट वगैरह, यही उनको क्या कर रहे होते हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं। तो देखते ही देखते कुछ हफ्तों के बाद या एक महीने के बाद वो जो जानवर वहाँ मौजूद था ना, वो अब मौजूद नहीं है, वो ख़त्म हो चुका हुआ है। तो क्या है कि ये वो फंजाई और वो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। थर्ड है इंटरेस्ट इन हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस हैज़ बी द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आपके ये इंटरेस्ट होना कि माइक्रोबायोलॉजी हमारे एनवायरनमेंट में कहाँ कहाँ मौजूद है, उसके क्या क्या असरात हैं, वो हमें कहाँ फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, कहाँ नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये ही माइक्रोबायोलॉजी है। इसी की स्टडी का नाम माइक्रोबायोलॉजी है। ये थर्ड पॉइंट है आपका। फोर्थ है द फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस एंड सोरिंग ऑफ मिल्क आर नेचुरल प्रोसेस long known to men, yet why these changes occurred were unknown until Pasteur. The last part of the 19th century showed a skeptical world that yeast and bacteria converted sugar to alcohol and acids. वो ये कह रहे हैं कि फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस, आपके जूस की फर्मेंटेशन हो जाना, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है पूरे का पूरा जिसमें आपके बैक्टीरियाज जो हैं वो ग्रो करते हैं, फर्मेंटेशन होती है, एक पूरा प्रोसेस आप आगे जाके पढ़ेंगे इसको। तो फर्मेंटेशन हो जाना आपके फ्रूट जूस की या फिर आपके दूध का पड़ा रहना, खट्टा हो जाना, ये क्या है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही वजह से है। लेकिन ये हमें नहीं पता था ये कैसे होता था, हम कहते थे शायद पड़ा रहता है तो पड़े रहने से हो जाता है। अच्छा, पड़े रहने से क्यों होता है? तो हमें 19वीं सेंचुरी के लास्ट में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था पास्चर, लुइस पास्चर नाम था। उसने ये डिस्कवरी की, ये दरियाफ्त किया कि आपका दूध पड़ा पड़ा खट्टा कैसे हो जाता है, आपका एप्पल जूस, फ्रूट जूस पड़ा पड़ा ख़राब कैसे हो जाता है, उसने ये डिस्कवर किया। ठीक है, तो उससे पहले तो हमें पता नहीं था। तो लुइस पास्चर ने डिस्कवरी की और हमें बताया कि आपका जो फ्रूट घर में पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, आपकी जो सब्जियां पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं, आपका जो दूध पड़ा पड़ा खट्टा हो जाता है, आपका जो आटा पड़ा पड़ा घर में ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ठीक है, ये एक स्टडीज इस पर प्रॉपर बोल रहा है, मुझे आगे जाके हम मजीद इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट है इनफैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज हैड अ डिसीजिव रोल इन शेपिंग वर्ल्ड हिस्ट्री। वो ये कह रहे हैं कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हकीकत में अगर देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही की वजह से आपकी जो हिस्ट्री है वो चेंज होती आ रही है, चेंज होती आ रही है। Sixth, the growth of the pharmaceutical industry in recent decade has been paralleled by a rising standard for product quality and more rigorous regulation of manufacturing procedures. वो ये कह रहे हैं कि रिसेंटली जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशनरी चेंज आया है वो इसी वजह से आया है
कि आपके स्टैंडर्ड्स को अप किया जा रहा है। मतलब जब तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता नहीं था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी नहीं थी, तो हम लोग जब मैन्युफैक्चर मतलब मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रहे होते थे तो वहां पर भी ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं लगाए जाते थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ दाखिल ना हो, हमारी दवाइयों को खराब ना करे। ठीक है, लेकिन जब पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह मौजूद होते हैं और ये दवाइयों को भी खराब कर सकते हैं, तो फिर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए प्रॉपर एक प्रोटोकॉल बनाए गए कि जिस जगह पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होगी ना, उस कमरे को जरासीम से पाक रखना है, उसकी हवा को एंटर नहीं होने देना उसके अंदर कैसे सीलिंग करनी है, ये सारा का सारा एक प्रोटोकॉल एसओपीज बना दिए गए। ये क्यों बनाए गए? ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमने स्टडी की ना, हमें पता चला माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो ये माइक्रोबायोलॉजी का एक फायदा है। फॉर अ स्टीराइल नंबर 7, फॉर अ स्टीराइल प्रोडक्ट criterion of quality is simple. There should be no living detective microorganism whatsoever. वो ये कह रहे हैं कि एक स्टीराइल प्रोडक्ट जो है, क्राइटेरियन ऑफ क्वालिटी, जो स्टीराइल कहते हैं जिसमें जरासीम ना हो, उसे कहते हैं स्टीराइल प्रोडक्ट। जरासीम कुश प्रोडक्ट जिसमें बिल्कुल जो है ना वो जरासीम नहीं है और ग्रो भी नहीं कर सकते, मतलब स्टीराइल वो प्रोडक्ट जिसमें जरासीम ना हो। The sterile product of criterion of quality is simple. There should be no living detective microorganism. तो स्टीराइल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जिसमें बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो। अच्छा, अब हमें ये पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हम दवाई बनाते हैं, इंजेक्शंस बनाते हैं, अगर हम वहाँ पर केयर नहीं करेंगे तो ये हमारे मेडिसिन के अंदर एंटर हो जाएंगी। अच्छा, जब ये मेडिसिन के अंदर एंटर हो जाएंगी तो फिर जो पेशेंट ये दवाई खाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर भी जाएंगे और फिर उसको नुकसान पे पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से पता चली हमें? कहाँ से पता चली कि जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया। अच्छा, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया तो फिर हमें पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिर हम इसलिए के लिए हमने क्या किया कि स्टीराइल प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो स्टीराइल प्रोडक्ट्स की होगी। The product should therefore be able to pass a test for sterility, and knowledge of the procedure and interpretation of result of such test is an important aspect of pharmaceutical microbiology. वो ये कह रहे हैं कि आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इस बात को यकीनी बनाया गया कि एक तो स्टीराइल माहौल में प्रोडक्शन की जाएगी फर्स्ट, सेकेंडली प्रोडक्शन होने के बाद भी स्टीरिलिटी टेस्ट किया जाएगा कि ये चेक करना है कि क्या उस प्रोडक्ट में जरासीम तो मौजूद नहीं है। अच्छा, फिर वो स्टीराइल मतलब आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद ना हो और फिर उसके बाद भी प्रोडक्शन में भी ना हो, उसके बाद भी उसमें मौजूद ना हो और पेशेंट तक वो स्टीराइल फ्री मतलब पहुंचे। तो ये भी क्या है, ये पूरी की पूरी माइक्रोबायोलॉजी का ही स्कोप है। नंबर 9, it is obvious that medicines contaminated with potentially pathogenic microorganisms are a safety hazard. So medicine administered by vulnerable route or to vulnerable areas of the body are manufactured as sterile products. नंबर 9 में वो ये कह रहा है कि ये बहुत मतलब ये इट इज़ ऑब्वियस दैट मेडिसिन कंटेमिनेटेड, ये यकीनी बात है कि अगर आपकी मेडिसिन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है और पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज बना सकते हैं जिस्म के अंदर, पैथोजेनिक कहते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर आपकी प्रोडक्शन में मतलब मेडिसिन में मौजूद है और वो पैथोजेनिक है तो फिर आपको डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसी डिजीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेफ्टी हैजर्ड्स करने पड़ेंगे, हमें पूरा जो है ना वो महफूज बनाना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट्स को, ख़ास करके इंजेक्शंस को, क्योंकि इंजेक्शन डायरेक्ट ब्लड में लगते हैं। तो अगर वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए तो बहुत सीवियर एलर्जी और बहुत सीवियर डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। और सेंसिटिव एरियाज जैसे हमारी आई है, इनके लिए भी हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे जो स्टीराइल प्रोडक्ट्स हों। नंबर 10 है डिसइंफेक्शन and the properties of chemical used as antiseptics, disinfectants and preservatives are
subjects of which pharmacist and other person responsible for the manufacturing of medicines should have a knowledge both from the perspective of biocide used in the product formulation and manufacture, and because antiseptics and disinfectants are pharmaceutical product in their own right. डिसइंफेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन का तो आपको पता है कि जरासीम का बीमारी को बनाना इन्फेक्शन कहलाता है, जरासीम से बीमारी का बनना। डिसइंफेक्शन मतलब डिसइंफेक्शन ऐसा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देना ताकि इन्फेक्शन ना बन सके, इसको कहते हैं डिसइंफेक्शन। नंबर 10 में वो यही बात कर रहे हैं कि आप ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स लेके आए जो आपके जिनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हों कि जो बिल्कुल जरासीम कुश हो, जरासीम्स और जरासीम मैं कह रहा हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर दें, डिसइंफेक्शन कर दें, वो डिसइंफेक्टेंट हों और उनकी वजह से कोई बीमारी ना फैल सके। अच्छा, करना कैसे है? आप अपने प्रोडक्शन वाले एरिया को डिसइंफेक्टेंट करें, फिर उसके बाद आप जहाँ पर पेशेंट है उसको डिसइंफेक्टेंट करें, उस एनवायरनमेंट को। ये सारी की सारी डिसइंफेक्शन जब होगी तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो और इस चीज़ का नॉलेज कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, स्टेराइल कंडीशन क्या होती है, डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं, ये सारे का सारा क्या कहलाएगा? इसका नॉलेज फार्मासिस्ट को होना लाजिम है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट को होना लाजिम है। इंजेक्शन आर ऑल्सो सब्जेक्टेड फॉर टू अ टेस्ट ऑफ पायरोजन। दीज आर सब्सटेंसेस दैट कॉज अ राइज इन बॉडी टेम्परेचर व्हेन इंट्रोड्यूस इन द बॉडी। वो ये कह रहा है कि आपके इंजेक्शन जो हैं वो भी पायरोजन फ्री होने चाहिए, उनमें भी स्टीराइल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, उनमें भी किसी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, पायरोजन का यहाँ उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पायरोजन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपकी बॉडी में टेम्परेचर राइज करवा देते हैं, मतलब वो पायरोजन जब लगते हैं तो एकदम से बुखार और टेम्परेचर हाई हो जाता है आपका। स्टीराइल मेडिसिन क्या होती हैं? स्टीराइल मेडिसिन में बी मैन्युफैक्चर्ड बाय टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज। स्टीराइल मेडिसिन मतलब जरासीम से पाक मेडिसिन बनाने के दो तरीके हैं, दो स्ट्रेटजीज हैं। नंबर 1, द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रिफर्ड ओपिनियन इज टू मेक द प्रोडक्ट, पैक इट इन इट्स फाइनल कंटेनर एंड स्टेरलाइज इट बाय हीट, रेडिएशन और अदर मीन्स। वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, पहला तरीका ये है कि सीधे तौर पे आप दवाई बनाएं, उसको पैक करें फाइनल कंटेनर के अंदर, मतलब फाइनल डिब्बी के अंदर, एंड स्टेरलाइज इट बाय हीट, और फिर उसको हीट के ज़रिए जरासीम कुश कर दे, जरासीम ख़त्म कर दें, या फिर रेडिएशन के ज़रिए या फिर किसी और भी तरीके से उसके अंदर से जरासीम को ख़त्म कर दें। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है द अल्टरनेटिव, मतलब मुतबादिल तरीका ये है, इज़ टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, कि आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें फ्रॉम स्टेराइल इंग्रेडिएंट, उनकी मतलब आप मेडिसिन की प्रोडक्शन ही उन चीज़ों से करें जो कि ऑलरेडी स्टेराइल हों, अंडर कंडीशन, ऐसी कंडीशन में दैट डू नॉट परमिट द एंट्री ऑफ कंटेमिनेशन। मतलब पहले तो वो जो जिनकी मेडिसिन बना रहे हैं वो प्रोडक्ट वो मटेरियल ऐसा हो कि वो स्टेराइल फ्री हो। दूसरा, जिस एरिया में आप बैठ के ये बना रहे हैं वो एरिया भी स्टेराइल होना चाहिए, वहाँ पर भी जरासीम नहीं होने चाहिए। Spoilage of medicine as a result of microbial contamination, although obviously undesirable, has its main consequence financial loss rather than ill health on the part of the patient। तो दो तरीके बताएं। पहला तरीका ये है कि आप या तो मेडिसिन बनाएं, पैक करें और उसको हीट, रेडिएशन या किसी भी तरीके से जरासीम को मार दें। दूसरा तरीका ये है कि आप उस मेडिसिन की जो मटीरियल है उसको स्टीराइल होना चाहिए, फिर जिस एरिया में आप मेडिसिन बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो एरिया स्टीराइल होना चाहिए। ये दो तरीके हैं स्टीराइल मेडिसिन बनाने के। अच्छा, फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर आप स्टीराइल मेडिसिन नहीं बनाते, उनमें जरासीम रह जाते हैं, तो इसमें पेशेंट तक तो मेडिसिन पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी वो अलग बात है, लेकिन इसमें नुकसान ये होगा कि मेडिसिन ख़राब हो जाएगी, और मेडिसिन ख़राब, जाहिर बात है फाइनेंशियल लॉस होगा, पैसों का नुकसान होगा आपका।
ठीक है जी, ये है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो मैंने आपको इसके 12 पॉइंट्स बताए हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी इन योर फ्यूचर। फ्यूचर में माइक्रोबायोलॉजी क्या क्या करने वाली है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में फ्यूचर में हम क्या क्या काम ले सकते हैं टेक्नोलॉजीज में, ये हमें कैसे कैसे फ़ायदा दे सकती है। साइंस डोमिनेट्स द 20th सेंचुरी एंड माइक्रोबायोलॉजी इज़ वन ऑफ द न्यूअर साइंस। माइक्रोबायोलॉजी इज़ डायनामिक, एक्सप्लॉइटिंग एंड रेवोल्यूशनरी। वो ये कह रहा है कि 20th सेंचुरी जो है ये साइंस का ही दौर है, ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी एक अहम और नई बनने वाली साइंस है, ठीक है। और ये एक बहुत डायनामिक होता है जो मुख्तलिफ जावियों से काम करता है, ये बहुत डायनामिक, एक्सप्लोइटिंग, और ये इतनी बड़ी फील्ड, एक्सप्लोइट का मतलब होता है बहुत बड़ा होना, ये इतनी बड़ी फील्ड है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता अभी। एंड रेवोल्यूशनरी, और इसमें दिन ब दिन आने वाली तरक्कियाँ और इजादात और रिसर्च डेवलपमेंट ऐसी है कि ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम कर दिया। अभी 3-4 बातें उन्होंने लिखी हुई हैं, आइए हम इनको पढ़ लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में हमें जो है ना फ्यूचर में क्या क्या हेल्प आउट कर सकते हैं। नंबर 1, द माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने क्या किया, वैक्सीन को डिस्कवर किया। किसने? माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो कि माइक्रोबायोलॉजी पढ़े हुए थे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने क्या किया, वैक्सीन को डिस्कवर किया ताकि डिजीज से बचा जा सके। अब ये देखें ना आप, कितनी बड़ी चेंज है कि एक बंदे को बीमारी होगी, वो बेचारा मरीज बनेगा, उसके बाद दवाई खाएगा, फिर आराम आएगा, कितना आराम आएगा, कब आएगा, ये बात की बातें हैं। लेकिन वैक्सीन लगा दो भाई, उसको ना बीमारी होगी, ना कोई मसला होगा, और कुछ भी नहीं होगा उसे, ठीक है। तो ये किसने डिस्कवर की? वैक्सीन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने। अब हमारे पास वैक्सीन है कौन सी करंटली? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन है, पेंसिलिन्स की वैक्सीन हैं, और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की हैं। नेक्स्ट आता है द डिस्कवरी ऑफ सम ऑफ द वाइटामिन, डिस्कवरी ऑफ द सम ऑफ द वाइटामिन। अब बहुत सारे वाइटामिन भी ऐसे हैं जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं। एंड अदर बेसिक फूड मटेरियल हैज रिजल्टेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नंबर 3 पे नॉलेज ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द सेल। आपके सेल की जो केमिस्ट्री है उसका नॉलेज भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने ही फराहम किया है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सर्टन सेल पार्ट इज हेरिडिटरी इज कंट्रीब्यूशन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अच्छा, फिर सेल के जितने पार्ट्स हैं, सेल के अंदर क्या क्या है, उनका क्या क्या फ़ायदा है, हेरिडिटरी और हेरिडिटरी के अलग क्या क्या फ़ायदा है, ये सारे का सारा माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही बता रहा है। नंबर 4, द बायोलॉजिस्ट मे यूज़ माइक्रोबायोलॉजी एज पॉसिबल सोर्स ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन फॉर द स्पेस ट्रैवलर। जो लोग स्पेस पे जाते हैं, खला में जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन द नियर फ्यूचर उनके लिए फूड और ऑक्सीजन भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फिर वहाँ जाके इजीली ऑक्सीजन भी ले सकें, इजीली फूड भी खा सकें, और वहाँ पर वो रहकर जो भी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, इजीली वहाँ रहें और काम करें। द फिजिशियन नीड नॉलेज ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी टू फाइट डिजीज। अब जो फिजिशियन है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनको भी माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज चाहिए। क्यों? अब जब तक माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स का नॉलेज नहीं होगा, वो डिजीज़ को कैसे पढ़ सकेंगे? अच्छा, डिजीज़ को नहीं पढ़ेंगे, डिजीज़ को समझ नहीं सकेंगे, तो उसका इलाज कैसे करेंगे? तो ये भी मस्ट है। इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट ऑफन यूटिलाइज माइक्रोबायोलॉजी इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजफुल केमिकल प्रोडक्ट। जो इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट हैं, ये अक्सर ही इस्तेमाल करते हैं माइक्रोबायोलॉजी को। किस लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजफुल केमिकल प्रोडक्ट। माइक्रोबायोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे अगर आप देखें तो इंसुलिन जो है ना, वो भी माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू ही बनाई जाती है। माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू, माइक्रोबायोलॉजिस्ट उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनवाते हैं। नेक्स्ट है द जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो ज़मीन की स्टडी करते हैं। जियो मीन अर्थ, लॉजी मीन स्टडी, ईस्ट मीन ज़मीन की स्टडी करने वाले। जियोलॉजी द स्टडी ऑफ अर्थ, जियोलॉजिस्ट जियोलॉजी की स्टडी करने वाले। तो द जियोलॉजिस्ट फ्रीक्वेंटली यूजेस इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सर्च फॉर ऑयल।
अब ऑयल की सर्च में, ऑयल की तलाश में माइक्रोबायोलॉजी की ही मदद ली जाती है। जियोलॉजिस्ट जब भी ऑयल की तलाश करना चाहेंगे ज़ेरे ज़मीन तो वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट की मदद लेंगे। कैसे मदद लेंगे ये आपको समझना होगा कि एक्चुअली जो फिश डेड हो जाती हैं या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो समंदर की तह में मौजूद होता है, यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये उनको डिकम्पोज करते हैं। उनकी डिकम्पोजन की करने की वजह से ऑयल प्रोड्यूस होता है, गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। माइक्रोबायोलॉजी इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट टू द फार रीचेस ऑफ आउटर स्पेस। तो फिर इस बात का आप यकीन कर लें कि ज़मीन की तह में बनने वाला ऑयल भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की स्टडी का रिलेशनशिप में है, रिलेट करता है। और खला में, आसमानों में जाने वाले लोगों के लिए फूड और हवा भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही प्रोवाइड कर रहा है। ये इतनी बड़ी फील्ड है माइक्रोबायोलॉजी, इसकी स्टडी इतनी बड़ी है जो ज़मीन की तह से लेकर आसमान की स्पेस में जाने वाले लोगों तक जो है वो इसकी स्टडी लाजिम है। ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब इसको देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, और इसमें कोई भी क्वेश्चंस होगा तो ज़रूर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बताइएगा, मेरे ईमेल पे लिख के भेज दीजिएगा, या फिर मुझसे आप स्पेसिफिक टाइम में कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आइए अब हम लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी की हम लोग डेफिनेशन पढ़ी है। माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन मस्ट याद कीजिएगा क्योंकि एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन आमतौर पर आ जाती होती है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन सिंपली। फिर हम माइक्रोबायोलॉजी क्यों करते हैं, अच्छा माइक्रोब्स की किन किन एस्पेक्ट से स्टडीज करते हैं ये भी इसमें लिखा हुआ है। फिर माइक्रोब्स होते क्या हैं, माइक्रोब्स कौन कौन से हैं, ये 3 क्वेश्चंस हो गए, मैंने आपको बता दिया अभी तक। नंबर 1 माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन, नंबर 2 माइक्रोब्स क्या होते हैं, नंबर 3 कि हम जब माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो किन एस्पेक्ट्स पे करते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन। फिर इसमें आता है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी को किसने पढ़ा, इसका सबसे पहले नाम क्या रखा गया। फिर इसका सबसे पहले लेवन हुक ने एनिमल क्यूल्स नाम रखा था 60-70 में। फिर लेटर ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम रखा गया, इसको डिफाइन भी किया गया। लेवन हुक साइंटिस्ट था। ठीक है जी, ये इसकी हिस्ट्री है थोड़ी सी। नंबर 4 ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में तो नहीं आएगा, खैर ये आपसे एमसीक्यूज में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ी स्कोप ऑफ फार्मेसी। अच्छा, इसका स्कोप क्या है, हम माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स को क्यों स्टडी करते हैं। अच्छा, माइक्रोब्स को स्टडी करने के बाद फिर उसका माइक्रोब्स की रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ कैसी होती है, फिर वो हमारे एनवायरनमेंट में किन किन चीज़ों को डिकम्पोज कर रहे होते हैं। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से फ़ायदेमंद हैं, कौन कौन से नुकसानदेह हैं। जैसे हमारे घर में दही बनता है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ठीक है, दूध का दही बनना जो हम सब मज़े मज़े से खाते हैं, ये भी कौन बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फ़ायदेमंद माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रहे होते हैं, मज़े से खा रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और फिर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ़ायदेमंद हैं, कौन से नुकसानदेह हैं, ये हमारे लाइफ में कौन कौन सी चीज़ों को फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारे फ्रूट ऐसे होते हैं जैसे केला, ये आमतौर पे कच्चा ही तोड़ लिया जाता है और इसको थोड़ा सा रख दिया जाता है, फिर ये डिकम्पोज होता है थोड़ा सा और ये खाने के काबिल हो जाता है। ठीक है, इस तरह फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका क्या क्या रोल है, कैसे हम स्टीराइल प्रोडक्ट से फ़ायदा, मतलब स्टीराइल प्रोडक्ट्स कैसे बनाएंगे, अपने एनवायरनमेंट को स्टीराइल कैसे करेंगे, ये सारी SOPs किसने बनाई, माइक्रोबायोलॉजी ने माइक्रोब्स को स्टडी किया तो ही उन्होंने इसको बनाया। फिर डिसइंफेक्शन क्या होता है, उसके बाद स्टीराइल मेडिसिन क्या बनती हैं। ये स्कोप का पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन वो आपको दे सकते हैं कि बताइए व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद 5 नंबर का ये आ सकता है, सेकेंडली 5 नंबर का फ्यूचर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आ सकता है। तो फ्यूचर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में आप लिखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू हम वैक्सीन्स बना रहे हैं, हमारी डिस्कवरीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, हम वाइटामिन्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कवर कर ली हैं हमने कि एक इंसान अगर खाना नहीं भी खाता ना तो वो कुछ कैप्सूल्स या कुछ मटेरियल्स खा के भी ज़िंदा रह सकता है। फिर सेल के अंदर जो मटेरियल है वो भी माइक्रोबायोलॉजी ने उसको डिस्कवर किया
उन मटेरियल का क्या क्या फ़ायदा है माइक्रोबायोलॉजी ने डिस्कवर किया। फिर स्पेस ट्रैवलर के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है वो भी इसमें बताया गया हुआ है। फिर डॉक्टर जब तक माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं बनेगा, माइक्रोबायोलॉजी नहीं स्टडी करेगा, तो वो डिजीज़ को नहीं पहचान सकता। अब देखें कि हमारे यहाँ पे एक मेजर रोल है किसका? माइक्रोबायोलॉजी का। मतलब इन्फेक्शंस हमारे यहाँ कितने ज़्यादा हैं, तो वो किसकी वजह से है? माइक्रोबायोलॉजी की वजह से है। टीबी, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से होता है। इस तरह बेशुमार बीमारियां हैं जो माइक्रोबायोलॉजी की वजह से होती हैं। कोरोना वायरस आप जानते हैं इसको। जब तक डॉक्टर माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी नहीं करेगा, माइक्रोब्स को स्टडी नहीं करेगा, तो वो नहीं कर सकता, डिजीज़ का इलाज नहीं कर सकता। लास्ट पे आता है जियोलॉजी। ऑयल सर्च करने के लिए जियोलॉजिस्ट जो है वो भी माइक्रोबायोलॉजी का मदद लेता है। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपकी ऑयल सर्चिंग में फ़ायदा देता है। तो आखिरी फ़िक्रा वो फिर मैं दोहराऊँगा कि ज़मीन की तह से लेके आसमानों तक माइक्रोबायोलॉजी फैली हुई है, माइक्रोब्स फैले हुए हैं, इनकी स्टडी, इनके फ़वाइद फैले हुए हैं। इतनी बड़ी वास्ट फील्ड है, इतनी डायनामिक फील्ड है, बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है। ज़रूर फोकस करें, ज़रूर पढ़ें, ज़रूर याद करें इसको। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। कुछ भी क्वेश्चन होइएगा मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब दोबारा माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 भी पढ़ के आइएगा, फिर इसको लेके चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से हेल्थ लर्नर हब की तरफ से अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।